हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज यार इंटरनेशनल लॉ की सीरीज़ में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ये होगा लॉ ऑफ द एयर एंड स्पेस। हमने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इंटरनेशनल लॉ के। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दूंगा प्लेलिस्ट की, और आप चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली है। ठीक है, नेशनैलिटी, स्टेटलेसनेस, अपने सीज़ का क्या रोल होता है, यूएन क्लॉज, ये सारी चीज़ें हमने जान ली है। आज हम जो बात करने वाले हैं, और बात हम ऐसी ही करते हैं हर वीडियो में, शुरू से लेके, अगर किसी को उसकी ABCD भी नहीं पता है तो वहाँ से लेकर के उसको पूरा एंड तक कवर किया जाता है, ताकि आपको छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन तक के लिए आपके पास कंटेंट हो। ठीक है, तो शायद अगर आप तो मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर है, तो आपको पता होगा। तो आज हम जानेंगे लॉ ऑफ द एयर एंड स्पेस। इंटरनेशनल लॉ में एयर और स्पेस का क्या लॉ है। अब आप कहेंगे यार मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो देखो, अब हमें पता है, किसी भी एक देश को पता है कि उसकी लैंड बाउंड्री कहाँ तक है। ठीक है, उस देश को पता है कि उसकी समुद्र में बाउंड्री कहाँ तक है, उसके लिए भी हमने पढ़ लिया है, यूएन क्लॉज होता है, सब चीज़ें कवर कर ली। अब यार आसमान की हम बात करें कि स्पेस की बात करें, तो पहली बात तो आसमान मतलब एयर, अगर कोई चीज़ हवा में है तो वो हवा में तो है, तो हम उसे हवा में बोलेंगे, स्पेस में बोलेंगे। स्पेस में कब बोलेंगे, कब हमारा जो एरोप्लेन है वो एयर में होगा, कब कोई चीज़ हमारी स्पेस में होगी, स्पेस कब कहलाएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ किसका रूल लगता है, कैसे एक देश से एरोप्लेन दूसरे देश में जाता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, क्यों जाता है, कौन कौन से जा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका इंटरनेशनल लॉ में ये टॉपिक, इंटरनेशनल लॉ में तो टॉपिक हो गई, अगर आपका इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट है, आपके लिए मस्ट है। आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए वैसे तो ये सारी चीज़ें, तो आप फिर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो और ये तो मुझे पता है कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। और हाँ, अगर आए तो कमेंट में भी लिखकर ज़रूर बताना, ताकि आगे बाकियों को भी पता चले। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। तो चलो ठीक है, हाउ स्काई बाउंड्रीज डिटरमाइन, स्काई में बाउंड्री कैसे डिटरमाइन होगी। चलो फटाफट से शुरू करते हैं यार अब। ठीक है, सबसे पहला इसमें क्या है कि कंटेंट भी है और समझ के भी चलेंगे। जो चीज़ मुझे एज इट इज़ पढ़नी होगी वो मैं पढ़ूंगा, आपको जो नोट करनी होगी आप वो दूसरी बार जब आप देखेंगे, एक बार तो आप समझ लीजिए, जब आप दूसरी बार देखेंगे तो आप फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कर सकते हैं अपना। ठीक है, जैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एयर एंड स्पेस। लॉ ऑफ एयर, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल एयर, ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल एयर लॉ, गवर्न्स द लीगल प्रिंसिपल एंड रूल्स रिलेटिंग टू द यूज ऑफ एयर स्पेस बाय एयरक्राफ्ट एंड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स कंसर्निंग एविएशन। कि भैया एरोप्लेन कैसे यूज़ होंगे, उनके लिए क्या रूल्स लगेंगे, क्या गाइडलाइंस होगी, कितना हम स्पेस कब कहेंगे, कब हम उसे आसमान कहेंगे, कितना उस देश के कंट्रोल में आसमान होगा। क्योंकि किसी भी देश के ऊपर आसमान तो अनंत है, इनफाइनाइट है, लेकिन उस देश का कंट्रोल किस लेवल तक के आसमान पर रहेगा कि वो ये बोल सकता है कि भैया ये मेरा एयर स्पेस है। देखा ना आपने कि फाइटर जेट्स जब दूसरे देश में जाते हैं तो वो मना कर देता है या फिर पता चल जाता है, तो उन चीज़ों को भी देखकर जाना पड़ता है कि कहीं उनकी एयर स्पेस में तो नहीं पहुंच गए हम, चाहे हम प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें, कुछ भी चीज़ें करें। ठीक है, तो विदाउट परमिशन ये सारी चीज़ें नहीं होती है, पर ये किस लेवल तक की ऊंचाई से शुरू होता है वो हम देखेंगे। इट एंश्योर्स सेफ, ऑर्डरली एंड पीसफुल यूज ऑफ एयर स्पेस होता है, वाइल बैलेंसिंग द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स विद द फ्रीडम ऑफ एयर नेविगेशन। ये सब चीज़ें चलती रहे। अब इसकी डेफिनेशन ICAO में दी है। अब ये क्या है सब समझ जाओगे, टेंशन मत लेना, बस सुनते रहो। ठीक है, तो एयर लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट द यूज ऑफ एयर स्पेस, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एंड द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पर्सन्स इंगेज इन एयर नेविगेशन। एयर लॉ क्या है, बॉडी ऑफ रूल्स है जो रेगुलेट करते हैं कि एयर स्पेस कैसे यूज़ होगा, एयरक्राफ्ट्स के ऑपरेशंस कैसे किए जाएंगे, उनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या है, जो पर्सन उस काम में एंगेज्ड है। तो यही होता है एयर लॉ। ठीक है, अगर कहीं पे भी पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकंड, अब हम जानेंगे कि यार हिस्टोरिकली कैसे कैसे ये चीज़ें आई हैं, कैसे हमें, मतलब देखो, जब तक हवा में उड़ने का सवाल ही नहीं था तब तक तो, उससे पहले तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, आप क्या मतलब बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब से हमने हवा में उड़ना शुरू किया, हवा में उड़ना इन द सेंस एरोप्लेन्स, कमर्शियल हो, फाइटर हो, कुछ भी हो, तो तब हमें इसकी लॉ की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब तब एकदम से भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि भाई एकदम से सारी चीज़ें हमेशा लॉ नहीं चाहिए होता है, जब उसका कुछ मिसयूज़ दिखता है तो लॉ चाहिए होता है। अब एक पीरियड है, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो पीरियड है 1919 से पहले का है। ठीक है,
बिफोर अविएशन बिगन देयर वॉज नो स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग एयर स्पेस, कोई लॉ था ही नहीं क्योंकि चाहिए ही नहीं। टू थ्योरीज थी, दो थ्योरी चलती थी 19th सेंचुरी में। ये था कि फ्रीडम ऑफ एयर होगा, जिसे हम बोल सकते हैं, अब आप ये दो वर्ड्स पढ़ लेना, इनकी स्पेलिंग ज़रा अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। फॉसिल थ्योरी, फॉसिल थ्योरी बोलेंगे इसे। तो फॉसिल थ्योरी क्या है, एफ से फॉसिल, एफ से फ्री, फ्री याद रखना। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि भैया एयर स्पेस भी हाई सीज की तरह है, वो हमेशा सबके लिए खुला है। जैसे हाई सीज, अगर आपने यूएन क्लॉज पढ़ लिया है, लॉ ऑफ सीज पढ़ लिया है, आपको पता है हाई सीज क्या होता है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो भी समुद्र है वो हाई सीज होता है, ठीक है। और वो सबके लिए ओपन है, चाहे कोई भी देश आके वहाँ पे जो मर्जी कर ले, सबके लिए ओपन है, ठीक है। लेकिन ये यही कहता है कि फ्रीडम ऑफ एयर भी ऐसा ही है, एयर स्पेस है ना, वो भी सबके लिए खुला है, क्योंकि किसी भी एक देश का उसमें कंट्रोल हो ही नहीं सकता है हवा में, ठीक है ना। तो इसने ऐसा कहा। अब क्या ये बात सही है? चलो वो देखेंगे। दूसरी थ्योरी जो आती है, सॉवरेनिटी ऑफ द एयर की थ्योरी आती है, इसे ब्लंटशली स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है, जो भी है, ब्लंटशले थ्योरी बोलेंगे इसे। अब इसमें बोला गया कि स्टेट्स हैव सॉवरेनिटी ओवर द एयर अबव देयर टेरिटरी। इसमें बोला गया कि जो भी उसकी टेरिटरी के ऊपर की हवा है, ऊपर का स्पेस है, वो भी उसी ही देश का है। बिल्कुल सही बात है, उसी देश का है। अगर आप कहोगे नहीं आपका लैंड ही है सिर्फ, और आप हवा में आके कुछ अटैक कर दोगे, तो आप तो कहोगे भैया मैंने थोड़ी कुछ लॉ उल्लंघन किया है, क्योंकि मैं तो ऊपर से आया हूँ, मैंने आपकी ज़मीन पर पैर भी नहीं रखा, तो ये नहीं चलेगा। पहले एक थ्योरी में बोला गया कि भैया सबके लिए खुला है, हाई सीज की तरह आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत ये है कि अगर एक, मान लो कितना एयर स्पेस आप किसी के लिए खुला रख सकते हो, है ना। किसी का 1 फ्लोर का मकान है, तो उसको मकान की छत पे चढ़ते ही उसका ऊपर सारा एयर स्पेस हो गया। किसी का 10 फ्लोर का है तो उसका 10 के बाद आएगा। किसी का 50 फ्लोर का है तो उसका 50वें फ्लोर के बाद एयर स्पेस शुरू होगा। कुछ फिक्स तो है नहीं। तो ये दो थ्योरी थी, पर सेकंड वाली जो थ्योरी है, सॉवरेनिटी ऑफ द एयर, ये ज़्यादा चली। क्यों? क्योंकि इसको एक्सेप्ट किया गया, और ये मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल थ्योरी थी कि भैया अपने ज़मीन के ऊपर की स्पेस भी हमारा ही होगा, उसी देश का होगा, पर कितना क्या अभी ये कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया अर्ली पीरियड। अब नेक्स्ट इसमें है पेरिस कन्वेंशन होता है 1919 में, इसलिए 1919 से पहले की बात हो चुकी है। अब 1919 में होता है पेरिस कन्वेंशन। इसमें क्या बोला जाता है, इसका पूरा नाम देख लो, कन्वेंशन रिलेटिंग टू द रेगुलेशन ऑफ एरियल नेविगेशन, ठीक है। इसको 13 अक्टूबर 1919 में हम अडॉप्ट करते हैं, और फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी होती है जो कि एयर नेविगेशन को रेगुलेट करेगी। इसमें कुछ की प्रोविजंस है, जैसे कि एवरी स्टेट हैज़ कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी ओवर द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी, बोल दिया गया। सेकंड वाला पॉइंट कि भैया उस टेरिटरी के ऊपर का जो भी एयर स्पेस है उसी देश का है, ओके। सेकंड थिंग इज फॉरेन एयरक्राफ्ट, अगर कोई भी वहाँ आता है उसको क्या चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए टू एंटर अनदर स्टेट्स एयर स्पेस। तो अगर उसको दूसरे देश के एयर स्पेस में जाना है तो उस देश को बताना पड़ेगा कि भैया हम आ रहे हैं, आ जाएं, परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि स्टैब्लिश रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी एंड नेशनैलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, की एयरक्राफ्ट, क्योंकि जब एक देश का एयरक्राफ्ट दूसरे देश में जाएगा, पता कैसे चलेगा कहाँ का है, कैसा है। तो सारी चीज़ें पहले से बताई जाएगी, कैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, क्या उनकी नेशनैलिटी कैसे डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें यह है कि लेड फाउंडेशन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल वर्सेस स्टेट एयरक्राफ्ट, यहीं से शुरू होता है। अभी इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि भैया आप बोल रहे हो कि ठीक है परमिशन लेके जा सकते हो, ये सब चीज़ें डिसाइड होगी, आप चले जाना, लेकिन क्या ये सिर्फ सिविल एयरक्राफ्ट के लिए है या स्टेट एयरक्राफ्ट के लिए भी है? अब ये दो चीज़ें अलग अलग होती है। हाँ, क्या होती है आगे समझेंगे, सब आ जाएगा समझ में। तीसरा इसमें जो पॉइंट आता है वो है शिकागो कन्वेंशन, होता है 1944 में, ठीक है। इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन, 7 दिसंबर 1944 का है। स्टैब्लिश इसने क्या किया, इसी ने बनाया ICAO, जिसकी डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में पढ़ी ना, वही है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। केम इनटू इफेक्ट इन 1947। हेडक्वार्टर कनाडा में है इसका, मॉन्ट्रियल में, एंड पर्पस इसका ये था कि टू प्रमोट सेफ एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन की जो इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही थी, काफ़ी सारी कमर्शियल फ्लाइट्स है, फाइटर प्लेन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये कैसे आए जाए, क्या करें इनका, तो इनके लिए रूल्स बनाए गए। इसका सिग्निफिकेंस इतना है, द शिकागो कन्वेंशन रिप्लेस कर दिया उसने 1919 के पेरिस कन्वेंशन को एज अ कॉर्नरस्टोन, क्योंकि सबसे पहला वही था, वो आया था, उसको हटा दिया गया। फिर कौन आया, शिकागो कन्वेंशन 1944, ओके। अब ये हो गया शिकागो के बारे में। अब पॉइंट ये आता है, ठीक है, हमने तीनों चीज़ें बातें पढ़ ली कि ऐसे 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 ये डेवलप हुआ। अब फाइनली सेटल्ड लॉ क्या है और क्या क्या है समझ के चलो, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया है, ब्रीफ पढ़ लिया।
सॉवरेनिटी ओवर एयर स्पेस रहेगी कि भैया आपकी लैंड टेरिटरी के ऊपर जो भी एयर स्पेस है वो आपका है। ओके डन। आर्टिकल 1 कहता है शिकागो कन्वेंशन 1944 का कि एवरी स्टेट हैज कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी ओवर द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी। इसका मतलब अब क्या निकला 44 वाले के मुताबिक, नो एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई ओवर अ स्टेट टेरिटरी विदाउट इट्स परमिशन, कुछ नहीं उड़ेगा उसके ऊपर, कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं। द एयरक्राफ्ट अबव बोथ लैंड एंड टेरिटोरियल वाटर इज इंक्लूडेड, मतलब ज़मीन के ऊपर तो नहीं उड़ेगा लेकिन जो उसका टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है ना, जो हमने यूएन क्लॉज में पढ़ा, उसके ऊपर भी अगर आपको अपना हवाई जहाज उड़ाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कहोगे कि अभी तक ज़मीन के नीचे नहीं आया हम उसके, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो वाटर का एरिया है वो भी उसका है, सेम रूल लगेगा। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि दिस प्रिंसिपल इज एब्सोल्यूट है और नॉन नेगोशिएबल है। आप ये नहीं बोल सकते ओह सॉरी 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 मैं आ गया, नहीं भाई नहीं। तुरंत अगर उस देश को पता चल गया उसने एक्शन ले दिया तो कोई उसकी गलती नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपकी ही गलती है। ओके, तो ये है इसका आर्टिकल 1। केस इसमें बहुत अच्छा केस है U2 इंसिडेंट। इसमें क्या होता है कि यूएस का प्लेन होता है और ये उड़ के जाता है यूएसएसआर के ऊपर से और यूएसएसआर इसे मार गिराता है U2 प्लेन को। तो ये तब से ये चीज़ें शुरू हुई। यूएस का स्पाई प्लेन इसे बोला गया कि इसने वायलेट किया सोवियत के एयर स्पेस को, यूएसएसआर ने इसे शॉट डाउन कर दिया एंड कैप्चर द पायलट को भी पकड़ लिया गया। फ्रांसिस गैरी पावर्स इसका नाम था। नाउ रीइंफोर्स द प्रिंसिपल दैट एयर स्पेस इज इनवायोलेबल। इसने रीइंफोर्स किया कि भैया ज़रा सा भी आओगे पकड़ लिए गए या फिर उड़ा दिए गए, कोई गलती नहीं मानी जाएगी। आप कुछ भी डिफेंस नहीं ले सकते कि हम गलती से आ गए, नो नहीं चलेगा। ठीक है, पहला सेटल्ड लॉ पता चल गया। ठीक है, नाउ सेकंड सेटल्ड लॉ क्या है, एक सेकंड ज़रा मैं फोटो को सही से लगा दूँ इसमें। नाउ फ्रीडम ऑफ एयर। फ्रीडम ऑफ एयर कैसे रहेगी, दीज आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कमर्शियल एविएशन राइट्स डिफाइनिंग हाउ एयरलाइंस कैन ऑपरेट बिटवीन कंट्रीज। अब देखो यार, फाइटर प्लेन्स इतना नहीं उड़ते एक दूसरे के ऊपर से, कमर्शियल प्लेन्स को हर दिन उड़ना होता है बहुत जगह से, तो इनके लिए एक अलग से चीज़ें बैठाई गई कि हाँ यार कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए होना चाहिए, तभी तो बिजनेस चलेगा, टूरिज्म चलेगा, हर चीज़ें उसी से चलेगी। इनिशियली अडॉप्टेड इन शिकागो कन्वेंशन में इसे अडॉप्ट किया था और इसको फिर बाद में लगा दिया गया कि हाँ भैया फ्रीडम ऑफ एयर में जो ये इंटरनेशनल कमर्शियल एविएशन की बातें भी सुनी जाएगी। अब क्या बातें हैं वो सब आपको समझ में आ जाएगा। 9 फ्रीडम ऑफ एयर है, ठीक है, टोटली 9 आज़ादियाँ हैं हवा में रहने की, काम करने की। ठीक है, क्या है वो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली है राइट टू ओवरफ्लाई अ फॉरेन कंट्री विदाउट लैंडिंग। ठीक है, राइट टू ओवरफ्लाई अ कंट्री, फॉरेन कंट्री के ऊपर से आप उड़ के जा सकते हो, लैंड नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लैंड नहीं करोगे, ऊपर से उड़ के जा सकते हो, ये आपकी फ्रीडम है, पता उन्हें होना ही चाहिए। ये वो हो रहा है कमर्शियल फ्लाइट्स का। सेकंड है राइट टू लैंड फॉर नॉन ट्रैफिक पर्पस, अगर आपको लैंड करना है कर सकते हो, नॉन ट्रैफिक पर्पस के लिए, मतलब मेंटेनेंस के लिए, फ्यूल के लिए, कोई इमरजेंसी हो गई उसके लिए। राइट टू कैरी पैसेंजर्स कार्गो फ्रॉम होम स्टेट टू अनदर, होम स्टेट से दूसरे देश में ले जा सकते हो पैसेंजर, ये भी डिसाइड हो गया कि हाँ ऐसा ये भी काम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट ये डिसाइड हुआ कि राइट टू कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम अनदर स्टेट बैक होम, कहीं आपके लोग हैं उनको आप वापस ला सकते हो, ठीक है, आपके यहाँ कोई लोग थे उनको आप वापस छोड़ सकते हो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि राइट टू कैरी पैसेंजर्स या कार्गो हो बिटवीन 2 फॉरेन कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ फ्लाइट ओरिजिनेटिंग एंडिंग इन द होम कंट्री। ठीक है, किसी 2 देशों के बीच का आपको वो बनना है कि हाँ यहाँ से इस वाले के पैसेंजर लाके उस वाली कंट्री में छोड़ दिए, आपका प्लेन वो भी कर सकता है। ये सारी फ्रीडम है कि ये सारी चीज़ें अलाउड है करनी। उसके बाद 6 से लेकर 9 पॉइंट जो कवर करते हैं वो यही करते हैं कि कॉम्बिनेशन, कैबोटाज, डोमेस्टिक ऑपरेशन और बायलैटरल एग्रीमेंट कैसे कैसे देशों के होंगे और कैसे ये काम चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी देश दूसरे देश में जा भी सकते हो, प्लेन से रुक भी सकते हो, वहाँ के लोगों को छोड़ भी सकते हो, वहाँ से लोग उठा भी सकते हो, उस देश के लोगों को दूसरे देश में भी छोड़ सकते हो। और ये सिर्फ लोग ही नहीं, ये कार्गो मतलब सामान भी है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए ये सब कवर है। ठीक है, तो मतलब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, आज के डेट में ये लॉ है। एग्जाम्पल, एयर इंडिया फ्लाइंग दिल्ली, दुबई, लंदन। ठीक है, दिल्ली से दुबई, दुबई से लंदन, तो ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी एक फ्रीडम है, अलाउ है, तो इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो ये हो गया, समझ में आ गया कि हवा में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं कि कैटेगरीज ऑफ एयरक्राफ्ट, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, स्टेट और सिविल में क्या हो गया डिफरेंशिएशन। स्टेट एयरक्राफ्ट का मतलब ये है कि यार आपका मिलिट्री व्यू, ठीक है, एयरक्राफ्ट जैसे हम बोलते हैं कि फाइटर प्लेन्स। ठीक है, फाइटर प्लेन से ज़रूरी नहीं है, वो हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, जैसे हमारा अपाचे है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यूज़ फॉर मिलिट्री के लिए यूज़ होता हो, कस्टम के लिए यूज़ होता हो, पुलिस पर्पस के लिए यूज़ होता हो, तो इनको भैया किसी भी फॉरेन देश में जाने से पहले उनकी परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ठीक है,
अब सिविल एयरक्राफ्ट है, इसके लिए आईसीएओ ने रूल्स बनाए हुए हैं कि आपको हर देश की परमिशन नहीं लेनी है, बस पता होना चाहिए कि मतलब ये वाला, जैसे कंपनीज़ वहाँ काम करेगी, देश का उतना कोई मतलब नहीं है। अब मान लो जैसे कोई भी एयरलाइन से, एयर इंडिया है, ठीक है, अब एयर इंडिया को कहीं दूसरे देश में जाना है तो वो 5-6 देश को क्रॉस करके जा रही है, उनको पता होगा कि एक ऐसा विमान है, इस टाइम पे ऐसे आएगा, ये सब चीज़ें हैं, उड़ के जाएगा, कोई मतलब नहीं है और लेना देना, तो वो सब चीज़ें चलती रहेगी, इन प्रोसेस होगी। अगर हाँ कहीं दिखा कि और वो भी ये पता रहेगा कि कमर्शियल प्लेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कमर्शियल बोल के कोई और प्लेन आ गया तो फिर अलग बात हो जाएगी, बिल्कुल अलग, ठीक है। तो ये सिविल एयरक्राफ्ट का मतलब हो गया, जो कमर्शियल और प्राइवेट पर्पस होता है ये अलग रूल्स चलते हैं, स्टेट एयरक्राफ्ट के अलग रूल्स चलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कन्वेंशन है इंपॉर्टेंट जो मैं लिख के लाया हूँ, ये आपको नोट करने हैं वीडियो के बाद, और फिर इसको कोशिश करने की याद हो जाए, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्या है इसमें, देखो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस अंडर एयर लॉ। सबसे पहला हमको पता है पेरिस वाला हुआ 1919, ख़त्म हो गया, ठीक है। वार्सो कन्वेंशन 1929 में हुआ था, छोटा सा था, लायबिलिटी ऑफ एयर कैरीज फॉर पैसेंजर कार्गो डैमेज। शिकागो 44 जो हम पढ़ ही रहे हैं, इसी से आईसीएओ बना था, और यही सारे रूल्स हमने इसमें भी पढ़े। फिर बाद में होता है टोक्यो कन्वेंशन 63 में, इसमें मतलब अब छोटी छोटी चीज़ें ऐड हो जाएगी, जैसे हमें पता चला कि हाईजैकिंग भी हो रही है, अंदर बैठ के भी कुछ अपराध हो रहे हैं, तो उनके लिए हमने टोक्यो कन्वेंशन में बात कर ली। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन फिर 99 में होता है, इसमें पता चला कि पैसेंजर्स लायबिलिटी एंड कॉम्पनसेशन रूल्स को लाया जाए, ठीक है। उसके बाद हेग कन्वेंशन होता है 70 में, उसमें हम देखते हैं कि सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब वो हाईजैकिंग का। 71 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन एक और होता है, उसमें सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट एयरक्राफ्ट सेफ्टी। तो मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें और ऐड होती गई, ये आप याद कर सकते हो। बस सबसे पहला है पेरिस, और सबसे हमारे जो मेन है जो हम पढ़ ही रहे हैं वो है शिकागो, ठीक है। तो ये है इसमें ये वाली चीज़ें, ये आप याद करोगे। उसके बाद ठीक है यार, अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, अब ये बताओ एयर स्पेस वायलेशन एंड सिक्योरिटी होगा कैसे, क्या मतलब चीज़ें, चलो और क्लियर करते हैं। वायलेशन ऑफ एयर स्पेस कैसे होगा, अनऑथराइज एंट्री बाय फॉरेन एयरक्राफ्ट इज अ ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी। अगर अनऑथराइज एंट्री मतलब विदाउट परमिशन आप कहीं भी घुसोगे, खत्म, यही हो गया वायलेशन ऑफ एयर स्पेस। सेकेंड इसमें जो आता है वायलेशन वो है एयर पायरेसी, जिसे हम बोलते हैं हाईजैकिंग। अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, इंडिया के साथ भी हो चुका है ये। अब ये कब हुआ था आप बताओगे और कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। क्या इसको मतलब हम किस फेमस वर्ड से, किस फेमस नाम से जानते हैं जो इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया गया था, कब किया गया था, वो भी लिख दोगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब एड्रेस, ये किसके अंदर एड्रेस किया गया, टोक्यो के अंदर, हेग के अंदर और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंदर हाईजैकिंग को हमने मेंशन किया है, उसके बारे में चर्चा हुई थी। अब आईसीओ के रोल क्या है इसमें, स्टैब्लिश करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एविएशन सेफ्टी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए कैसा कैसे काम चलेगा ये आईसीएओ देखता है, क्योंकि एक देश का मैटर नहीं है। अगर एक देश अपने रूल्स अलग बनाते, दूसरा अलग बनाते, तो कोई भी फ्लाइट एक दूसरे के वहाँ जा ही नहीं पाएगी, पहुँच ही नहीं पाएगी। तो आईसीएओ पूरी इंटरनेशनल बॉडी एक रूल बनाती है और सबको वही मानना पड़ता है, वही चलता है, चलता आ रहा है अच्छे से, ठीक से, ठीक है। अब हो गया एयर स्पेस। अब इसमें देखो आईसीएओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो यार, जब इतना हम पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आईसीएओ देखो, आईसीएओ स्टैब्लिश होता है 1947 में, शिकागो कन्वेंशन से आया। प्रमोट सेफ एंड एफिशिएंट एयर ट्रांसपोर्ट, सिंपल। सेट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, एनकरेज कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। ओके, नाउ इसका कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम एक पढ़ लेते हैं बस फटाफट से। कि डेवलप करता है स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिस की क्या होनी चाहिए, मॉनिटर करता है कि वो कंप्लाई हो भी रही है कि नहीं, फैसिलिटेट करता है एयर नेविगेशन एंड सेफ्टी ओवरसाइट को कि भैया क्या क्या चीज़ें आपको कमी पड़ रही है, क्या हम आपको मतलब सब चीज़ें चेक एंड बैलेंस करता है। कोऑर्डिनेट टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो प्रैक्टिकली जो भी है मतलब ये यही है, माई बाप ऑर्गेनाइजेशन यही है आईसीएओ, जो कि इन सारी चीज़ों को देखता है। ओके, ये चीज़ क्लियर है, 4 पॉइंट है, पता होने चाहिए। अब भैया ये बता दो कि कितना है, कितने में उड़े भाई, कितने में स्पेस शुरू हो रहा है, कितने में आपके ये कमर्शियल प्लेन उड़ेंगे, क्या है ये सब चीज़ें समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। वेयर डज एयर स्पेस एंड और आउटर स्पेस बिगिन, हम कब कहेंगे कि हमारा एयर स्पेस है, कहाँ तक है, अपने घर से आप बिल्कुल अंतरिक्ष तक आपका मानते हो क्या, ऐसा नहीं चलेगा भाई, नहीं। फिर तो आप कहोगे कि अरे यार एलन मस्क ने मेरे छत के ऊपर सैटेलाइट लगा दी क्या, दिख नहीं रही आपको, आप बोल दो भैया ले आओ टेलीस्कोप या फिर कुछ भी करो, कह दो मेरे छत के ऊपर से जो जो मुझे दिख रहा है तो सब मेरा ही होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे तो मेरा घर है। ऐसा नहीं है, सुनो। वेयर डज एयर स्पेस एंड एंड आउटर स्पेस बिगिन, दे कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं है, वो तो हमें सब पता ही है। इसको हम बोलते हैं कर्मा लाइन या कर्मन लाइन, जो भी आप बोल सकते हो। ये हम मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जो हम मान के चलते हैं कि धरती के मतलब सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, इंटरनल है, और 100 किलोमीटर बाद हमारा स्पेस शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं अंतरिक्ष। अब हम अपने
छत में खड़े होके आप आसमान को देखते हो तो आप उसे अंतरिक्ष नहीं बोलते हो ना, वो तो आसमान बोलते हो। लेकिन जो हमारे ये रॉकेट्स वगैरह जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं। अर्थ की जो भी ये लेयर्स है उसको पार करते हुए वहाँ चले जाते हैं, ठीक है ना, दूसरे मतलब उनको पार कर देते हैं। तो कितना कितना पार करना पड़ेगा किसी चीज़ को स्पेस में रहने के लिए? एटलीस्ट सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो 100 किलोमीटर से ऊपर क्या शुरू हो जाता है? स्पेस शुरू हो जाता है। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। और मज़े मज़े में आप 2-4 लोगों को और भी सिखा सकते हैं अगर आपको पता है तो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ मतलब पढ़ाई के पर्पज़ से मत देखो, आप समझो बस चीज़ें को। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को, वो चलो ठीक है यार, वो तो आप कर लेना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अबव दैट लाइन। आउटर स्पेस शुरू है जो कि स्पेस लॉ से गवर्न होता है, और उसके नीचे एयर स्पेस है जो कि भैया अपने ही एयर लॉ से गवर्न होता है, जो हम इतना पढ़ के आ रहे हैं ICAO द्वारा, ठीक है। तो ये होगा हमारा लीगल स्टेटस। ओके, सो मुझे लगता है इसमें आपका कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। अगर है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई और आपको अगर सजेशन देना है टॉपिक के बारे में या फिर कुछ और चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर पूछिए। इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।